हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो मैकेनिकल ग्रुप वाले हैं उनके लिए। तो आज होगा सेट नंबर 3। इसमें जो होगा 75 क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैकेनिकल ट्रेड से उसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि खतरनाक विद्युत प्रवाह के दौरान होने वाली दुर्घटना और बिजली के झटकों से होने वाली हानियों को रोकने के लिए विद्युत धारा के किस प्रवाह को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं इसको में कि अगर मानते हैं कि विद्युत धारा के इस प्रवाह को जो अगर वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है तो इसके किसकी व्यवस्था होना चाहिए। तो देखिए, प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होती है। एमीटर तो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। डायोड की भी व्यवस्था नहीं होगी। तो इसमें कहाँ हो जाएगा, तो अर्थिंग की व्यवस्था होगी। अर्थिंग के द्वारा जो होता है, जो एक्सेसिव करंट जो होता है पृथ्वी में चली जाती है और उसके द्वारा जो होता है बिजली के झटका कम महसूस होता है। बिजली के झटके होने के वाली हानियों को रोकने के लिए विद्युत धारा के इस प्रवाह को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः अर्थिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चित्र में दिया गया है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो आपको चिन्ह दर्शाया गया है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए, बियर फूड प्रोटेक्शन। बियर फूड प्रोटेक्शन क्या होता है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो ऐसा नहीं बताया गया है। वार्निंग का भी साइन नहीं होता है, प्रोहिबिटेशन का भी साइन नहीं होता है। तो अगर बोला गया है कि यहाँ पे अगर आपको जूता पहन करके जाना है तो आपको मैंडेटरी साइन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। तो देखिए 6 फुट बोला गया है कि 6 फुट व्यक्ति की ऊंचाई जो है नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। तो आपको बता दें कि व्यक्ति का हाइट कितना है, तो 6 फुट दिया गया है। आपको बता दें कि 1 मीटर में कितना फुट होता है, तो 1 मीटर में आपका 3.28 फुट होता है। और 6 फुट के बारे में पूछा गया तो 6 फुट में कितना हो जाएगा, 1/3.8 × 6 हो जाएगा। और जैसे ही करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1.829 हो जाएगा। और इसको नैनोमीटर में करना है तो 10 नैनोमीटर में करना है तो इसको कैसे कीजिए, 1.89 × 1/10⁹। अगर इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 183.10⁷ नैनोमीटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है किसकी इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है आपका ऊर्जा की इकाई होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6062 × 10⁻⁻19 जूल होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 × 10⁻12 अर्ग होता है। 12 अर्ग होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोण पट्टी टाकू में कोण कितना होता है। तो देखिए कोण पट्टी टाकू बोला गया है कि कोण पट्टी टाकू में एंगल कितना होता है। तो इसका देखिए एंगल प्लेट कितना होना चाहिए। तो एंगल प्लेट जो होता है आपका कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसका उपयोग जो होता है किसी जॉब को विशेष कोण पर सहारा देने के लिए किया जाता है। यह क्लोज ग्रे कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। जॉब को नट बोल्ट की सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंक पिंच का प्रयोग किस कार्यों में करते हैं। तो देखिए चिन्ह को बड़ा करने में, छोटे चिन्ह बनाने के लिए, केंद्र पर पंच बनाने के लिए, मशीनिंग के लिए। तो देखिए प्रिंक पिंच का काम जो होता है छोटे चिन्ह बनाने के लिए करते हैं। पिंच इसका एंगल जो होता है आपका कितना होता है प्रिंक पिंच का, तो इसका एंगल जो होता है आपका 3 डिग्री पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है। तो देखिए सरफेस प्लेट जो होता है आपका आयताकार में हो सकती है, वर्गाकार में हो सकती है, वृत्ताकार में हो सकती है, बट सरफेस प्लेट कभी आप जो है त्रिभुजाकार नहीं देखे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कोल्ड चीजल और हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि यह हार्ड एवं टेम्पर होती है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई कम होती है, अलग अलग धातुओं की बनी होती है। तो कोल्ड चीजल और हॉट चीजल जो होती है जो हार्ड एवं टेम्पर से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्कशॉप में सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है। तो वर्कशॉप में पूछा गया है सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है आपका 0.025 mm होती है।
इसका कितना होता है तो 0.025 mm जो होती है वर्कशॉप में सरफेस प्लेट की सुविधा होती है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है, इसका जो है इंस्पेक्शन का हो जाएगा। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है 0.0025 होती है। और मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है 0.00025 होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत कार्य करता है। तो देखिए माइक्रोमीटर का सिद्धांत जो होता है रैक एंड पिनियन पे काम करता है। एक ही माप के दो स्केल का अंतर होता है। नट और बोल्ट पे काम करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर माइक्रोमीटर का सिद्धांत जो होता है आपका नट एवं बोल्ट पे काम करती है, ऑप्शन नंबर बी सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नट या बोल्ट पे इसीलिए बोला गया है कि इसको नट या बोल्ट पे जो होता है वर्नियर कैलिपर के दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रैक एंड पिनियन पे काम करती है। एक किस पे काम करेगा तो ये आपका काम करेगा वर्नियर कैलिपर का। रैक एंड पिनियन पे कौन सा काम करता है तो डायल इंडिकेटर काम करता है। और माइक्रोमीटर जो होता है आपका नट एवं बोल्ट पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर के रीडिंग में क्या मुख्य अंतर होता है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के अंतर में अगर पूछा गया है कि दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है, तो दोनों के बीच में मुख्य अंतर जो होता है आपका अल्पतांक होता है। और वर्नियर कैलिपर की अगर बात करते हैं लिस्ट काउंट करते कितना होता है तो 0.02 mm जो होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। अगर वही बात करते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट तो 0.01 mm जो होता है आपका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। और एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा, ए वाले लिस्ट काउंट से जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इवन आप मैकेनिकल ट्रेड से हो या ऑटोमोबाइल ट्रेड से हो, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का न्यूनतम मान कितना होता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का न्यूनतम मान जो होता है लिस्ट काउंट इसका होता है 0.01 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन बेल्ट में पश्च ज्वलन से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन बेल्ट में जो है पश्च ज्वलन से बचने के लिए किस गैस को सबसे पहले बंद किया जाता है। तो अगर बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो होता है ऑक्सी एसिटिलीन में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को भेजते हैं। तो एसिटिलीन गैस को हम सबसे पहले बंद करेंगे पश्च ज्वलन के लिए। ऑक्सी एसिटिलीन गैस के फ्लेम का तापक्रम जो होता है आपका 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का मिश्रण वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इस्पात सबसे अधिक वेल्डनीय होता है। तो पूछा कौन सा गया है कि कौन सा कार्बन इस्पात जो होता है सबसे अधिक वेल्डनीय होता है। तो 0.15 कार्बन इस्पात जो होता है आपका सबसे अधिक वेल्डनीय होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा उतना वेल्डिंग करना उतना ही अधिक कठिन होता है। अगर मानते हैं कि अगर स्टील में जितना ही कार्बन की मात्रा अधिक होगा तो उसको वेल्डिंग करने में उतना ही कठिन होता है। कम कार्बन वाले स्टील को आसानी से वेल्ड किया जाता है। स्टील लोहा कार्बन तथा अन्य कुछ तत्वों के मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि निमंगन आर्क वेल्ड में प्रयुक्त अभिवाह क्या है। तो निमंगन आर्क वेल्ड पूछा गया है कि प्रयुक्त अभिवाह क्या होता है। तो द्रव हो जाएगा, कनिका हो जाएगा, ठोस रड हो जाएगा, सॉलिड रड हो जाएगा, ठोस ट्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कनिका हो जाएगा। कनिका क्या होता है तो देखिए कनिका होता है कि समर्ज आर्क वेल्डिंग का प्रयोग समतल स्थितियों में वेल्ड करने के लिए की जाती है। निगम आर्क वेल्ड में प्रयुक्त अभिवाहक कनिका के रूप में होती है। समर्ज आर्क वेल्डिंग के द्वारा पाइप फिलेट की सफलतापूर्वक जोड़ा जाता है। तो देखिए इसके माध्यम से जो होता है दो फिलेट को जो हम आर्क वेल्डिंग के थ्रू आसानी से जोड़ सकते हैं। वेल्ड की जाने वाली प्लेट की मोटाई के आधार पर वेल्डिंग की गति 0.5 मीटर पर मिनट से 5 मिनट पर मिनट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉफ्ट वेल्ड प्रक्रिया के लिए चयनित इलेक्ट्रोड टिप व्यास वेल्ड किए जा रहे पदार्थों की मोटाई इस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है। कैपिटल D = अंडर क्या होता है थिकनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस फ्लक्स को
किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है। तो किल्ड स्पिरिट्स के नाम से हम किसको जानते हैं? तो फॉस्फोरस अम्ल को, जिंक क्लोराइड को, अमोनिया क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो किल्ड स्पिरिट के नाम से हम किसको जानते हैं? तो किल्ड स्पिरिट से हम जिंक क्लोराइड को जानते हैं। और जिंक क्लोराइड सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। इसका प्रयोग तांबे, पीतल के शीट तथा टीन प्लेट पर फ्लक्स के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित संराशियों की पहचानने के लिए बोला गया है कि कौन वाला जो है किस प्रकार का है। तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कौन वाला किस प्रकार का है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम देख लिए। तो देखिए सबसे पहले पहचानते हैं कि कौन वाला है। तो जो ए वाला जो है आपका किस प्रकार का है? तो ए वाला जो हो जाएगा आपका वर्गमुखी है। देखिए इसका मुख जो है वर्ग टाइप का है, तो ए वाले वर्गमुखी है। और बी वाले देखेंगे तो बी वाले कौन सा है? तो बी वाले देखिए, बी वाले आपका सपाट टाइप का है, तो ये सपाट हो जाएगा। सी वाले देखेंगे किस प्रकार के है? तो सी वाला देखेंगे पिकअप पॉइंट का है। सी वाले जो हो जाएगा आपका पिकअप, किसी भी प्रकार को उठाने के लिए पिकअप जो मुंह में दिया गया है तो पिकअप हो जाएगा। और आपको डी वाला क्या है? तो डी वाला आपका डी वाला जो हो जाएगा आपका छिद्रित। देखिए यहाँ पे छिद्रित टाइप का दिया गया है, तो छिद्रित हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिलान करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजीनियर हथौड़ा उसके द्वारा निर्दिष्ट होता है। तो देखिए आयतन के द्वारा, पदार्थ की लंबाई के द्वारा, भार के द्वारा, हैंडल की लंबाई के द्वारा, भार के द्वारा, पदार्थ के द्वारा। तो इंजीनियर्स हथौड़ा जो होता है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आपका जो होता है विनिर्दिष्ट की जाती है, तो भार के द्वारा की जाती है। अगर एग्जैक्ट हथौड़ा यूज करना है तो हम हैंडल की लंबाई पे, हैंडल के पीछे वाले लंबाई पे पकड़ करके हथौड़ा का यूज करते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिलान करने के लिए। ए का क्या हो जाएगा? शुद्ध बल विकृति कर वक्र, पदार्थ की कठोरता, तन्य विकृति, हुक का नियम। तो देखिए हुक का नियम जो होता है आपका प्रत्यास्थ से संबंधित हो जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा। डी का जो हो जाएगा यहाँ पे, डी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तनन विकृति किस में होता है? तो प्रति इकाई विस्तार लंबाई में देखेंगे तनन विकृति जो हो जाएगा आपका, तनन विकृति प्रति लंबाई विस्तार में। तो देखिए टेंसाइल विकृति किस में होगा? टेंसाइल स्ट्रेस किस में होगा कि प्रति इकाई लंबाई में विस्तार देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। पदार्थ की कठोरता किससे हम मापेंगे? तो पदार्थ की कठोरता जो हो जाएगा आपका प्रत्यावस्था और सुपिष्ट दोनों से नापेंगे तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और शुद्ध बल विकृति किससे नापेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका तनन सामर्थ्य से नापेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए ए का कितना हो गया? ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए तार अगर हम बना रहे हैं और केबल बना रहे हैं तो उस कंडीशन में जो धातु का आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? तो आपका तन्यता होना चाहिए। तो तन्यता क्या होता है? तन्यता जो होता है कि जिस धातु के जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है उतना ही अधिक जो होता है वो तन्य होता है, डक्टिलिटी होता है। चिमरपन हम किसको कहते हैं? कि धातु को काटते समय अचानक लोड का प्रतिरोध किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम रड को काट रहे हैं, तो रड को जब हम काट रहे हैं तो इस कंडीशन में कुछ प्रतिरोध हमको देखने को मिलेगा कि हम काट नहीं पाएंगे, तो उसी को हम चिमरपन बोलते हैं। पदार्थ का गुण को हम चिमरपन बोलते हैं कि काटते समय अगर प्रतिरोध कर रहा हो काटने के लिए तो उसको चिमरपन बोलते हैं। और आगे देते हैं कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु घिसने, कटने व खुरचने का विरोध करता है। तो अगर मानते हैं कि धातु को घिस रहे हैं या काट रहे हैं उसका विरोध करता है तो उसको हम कठोरता कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो होता है चिमरपन जो होता है सिर्फ काटने का विरोध करता है, और कठोरता जो होता है घिसने का विरोध करता है, काटने का विरोध करता है, खुरचने का भी विरोध करता है। तो ये सभी हो जाएगा कठोरता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि जब कॉपर निकेल क्रोमियम और मोलिब्डेनम जैसे तत्वों को पिघलते हुए ढलवा लोहे में मिलाया जाता है तो यह किसका उत्पाद बनाता है? ठीक है, तो इसको देखेंगे कि जब कॉपर के हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, मोलिब्डेनम जैसे तत्वों को पिघलते हुए ढलवा लोहे में मिलाया जाता है तो यह उत्पाद क्या कहलाया जाएगा? तो ये ठंडा ढलवा लोहा नहीं कहलाएगा, गांठदार भी नहीं कहलाएगा, सफ़ेद ढलवा नहीं कहलाएगा, तो मिश्र धातु ढलवा लोहा कहलाएगा। देखिए क्योंकि ये सभी मिक्स हो रहा है तो मिश्र धातु ढलवा लोहा कहलाएगा।
और जो होता है आपका इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तांबे का अयस्क क्या होता है। तो तांबे का अयस्क यहाँ पे पाइराइट हो जाएगा। तांबा का अयस्क जो है आपका पाइराइट है। आगे देखते हैं। नहीं, ये वाला क्वेश्चन 23 नंबर छोड़ दिया है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो देखिए लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। 0.15% जो होता है आपका कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तांबे का अयस्क कौन सा है। तो तांबे का अयस्क गैलेना नहीं होगा, कैलेमाइन नहीं होगा, टिन भी नहीं होगा। तो तांबा का अयस्क जो होता है आपका पाइराइट हो जाएगा तांबा का अयस्क। और तांबा का रंग जो होता है आपका लाल टाइप का तांबा का रंग होता है। इसको जो होता है मैलेकाइट में जो होता है आपका, देखिए तांबा का अयस्क जो होता है एक होता है मैलेकाइट, एक होता है आपका पाइराइट। तो मैलेकाइट में कितना होता है। तो मैलेकाइट में अगर बात करते हैं तो 55% मैलेकाइट से तांबा मिलता है। पाइराइट से अगर बात करते हैं तो 32% आपको पाइराइट से तांबा मिलता है। और तांबा का गलनांक जो होता है आपका 1083 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका तांबा का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए हम अमोनिया गैस का यूज करते हैं। हम नाइट्राइडिंग विधि में स्टील की पोर्ट्स को सरफेस हार्ड करने के लिए कार्बन के स्थान पे अमोनिया गैस, कार्बन के स्थान पे जो किसका हम अमोनिया गैस का यूज करते हैं का प्रयोग किया जाता है। नाइट्राइड में 2 प्रकार की गैस होती है, एक होता है गैस नाइट्राइड, एक होता है साल्ट बाथ नाइट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्राइड विधि में NH3 गैस गुजारी जाती है जब तापमान कितना होता है। तो नाइट्राइड विधि में जब हम NH3 गैस को गुजारते हैं तो उसमें टेम्परेचर के आसपास कितना टेम्परेचर हो जाता है। तो 500 डिग्री सेल्सियस से 560 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग टेम्परेचर को मिलान करना है। तो देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए अगर 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम तक गर्म करें तथा मंद शीतलता विधि से ठंडा करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि अगर 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम तक हम गर्म करते हैं और मंद शीतलता विधि से ठंडा करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम टेम्परिंग बोलते हैं, इसको टेम्परिंग बोलेंगे। और अपर क्रिटिकल ताप से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापक्रम पर गर्म करें तथा फिर स्थिर हवा में ठंडा होने दें तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। अगर अपर क्रिस्टल तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, अपर क्रिस्टल तापमान से जो होता है 50 डिग्री अधिक तापमान पे हम गर्म करते हैं और अचानक ठंडा करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे। अचानक ठंडा करने के लिए तो हम अचानक ठंडा पानी में करते हैं तो इसको बोलते हैं हार्डनिंग बोलते हैं, कठोरीकरण बोलते हैं। अगर जो होगा अगर अपर क्रिस्टल तापमान से 50 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म करें और भट्ठी को और फिर पाट को भट्ठी में भी ठंडा होने दे तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसको एनीलिंग बोला जाता है। एक क्वेश्चन जो हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो हम आपको तो बता दिए कि आंसर कितना होगा, बट यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन के थ्रू बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समान ताप पर सादा कार्बन इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए सामान्य ताप पर जो सादा कार्बन इस्तेमाल होते हैं तो किस लिए होते हैं। तो फेराइट सीमेंटाइट, फेराइट परलाइट या सीमेंटाइट। तो फेराइट सीमेंटाइट और परलाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फेराइट सीमेंटाइट और परलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने वाले रिंच होते हैं। तो देखिए तांबे के पार्ट्स को पोटेशियम सल्फाइड और पानी के घोल में डुबोया जाता है। धातु पार्ट्स पर एनामेल पेंट चढ़ाए जाते हैं। लेड को पिघलाकर उससे ऑक्सीजन गुजारी जाती है। गर्म पार्ट को मोबिल ऑयल। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा कैसे बनेगा हम कि बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रिंच जो हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि सी देखेंगे सबसे पहले 29 का कि इसको जो होता है दोनों को छांटना है। ये दोनों को जो है छांटना है कि किस तरह से क्या होगा। तो देखिए तांबे के पार्ट्स को पोटेशियम सल्फाइड और पानी के घोल में डुबोया जाता है। तो किस तरह के घोल में डुबोया जाता है। तो सिंदूर वाले रंग में, गहरा नीला में, काला में, मफल सरफेस में, स्मोक फिनिशिंग में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नीला और
काला। और धातु पार्ट्स पर एनामेल पेंट चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनामेल पार्ट चढ़ाने के लिए हम मफल फर्नेस का यूज करेंगे, मफल फर्नेस का यूज करते हैं। और लेड को पिघला करके उसमें ऑक्सीजन गुजारी जाती है। जब लेड को पिघला करके उससे ऑक्सीजन गुजारी जाती है तो हम सिंदूर रंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, सिंदूर। गरम पार्ट को मोबिल ऑयल, तो देखिए गरम पार्ट को मोबिल ऑयल के लिए किसका यूज करेंगे? तो स्मोक फर्निशिंग का यूज करेंगे गरम पार्ट के लिए, तो स्मोक फर्निशिंग हो जाएगा। और पिघले लेड में स्टील पार्ट को कुछ देर रखने पर क्या होता है? तो पिघले लेड में स्टील पार्ट को कुछ देर पर रखने के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। तो इसी के अनुसार अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि एक लेथ मशीन में चक किस से पकड़ कर रखता है? तो अगर बात करते हैं इनकेस अगर ये लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन है, चक पूछा गया है कि चक किसको पकड़ करके रखता है? तो चक जो है आपका किसको पकड़ेगा? जॉब को पकड़ेगा, टूल को भी नहीं पकड़ेगा, टूल या जॉब किसी को नहीं। तो चक जो होता है किसको पकड़ता है? तो यहाँ पे जॉब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? तो अगर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात बोला है कि लेथ के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? तो लेथ के वैसे भाग जिसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है तो उसका वही आंसर जो हो जाएगा आपका बेड में जो होता है, जितना भार जो होता है बेड पे होता है, तो बेड में जो होता है आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। लेथ मशीन के बेड जो होता है आयरन कास्ट आयरन का बना होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण ही जो है झटका तथा कंपन को सहन कर सकता है। लेथ मशीन का मुख्य भाग जो होता है आपका बेड होता है, जिसके ऊपर हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, स्टेड, रेस्ट, कैरियज आदि जो होता है उस पर एडजस्ट किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तन्य पदार्थों को मोड़ने के लिए रेक कौन होता है? तो देखिए तन्य पदार्थ मतलब कि बोला गया है कि डक्टाइल जो मटेरियल है उसको मोड़ने के लिए जो है रेक कोण कितना होता है? तो रेक कोण जो होना चाहिए आपका कम धनात्मक होती है, ये भी गलत हो जाएगा। कम ऋणात्मक होती है, तो सबसे अधिक धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नर्लिंग क्यों की जाती है? तो देखिए सतह को चिकना करने के लिए नर्लिंग नहीं की जाती है। जैसे कि आप किसी भी स्क्रू को देखे होंगे, जैसे आप घड़ी अगर पहनते होंगे तो घड़ी अगर पहनते होंगे तो एक प्रकार का इस तरह से वहाँ पे कोण होता होगा, मतलब कि चाबी होता होगा। उस चाबी को आप देखते होंगे कि उस पर जो होता है इस प्रकार करके एक जो होता है पाई टाइप के क्रॉस पाई टाइप के बना रहता है गोल में। ये पूरा जो होता है गोल में इस तरह से बना होता है, तो यही जो होता है नर्लिंग कहलाता है। जो एक कटिंग वाला जो होता है उसको हम नर्लिंग कहते हैं। तो नर्लिंग हम करते क्यों है? तो उसके सुंदर बनाने के लिए नहीं, सतह को खुरदरा बनाने के लिए। सतह को खुरदरा बनाने के लिए हम नर्लिंग का यूज करते हैं, ताकि नर्लिंग अगर रहेगा तो हम उसको आसानी से वर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सतह जो चिकना हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम वर्क नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो होते हैं वहाँ पे नर्लिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए की जाती है? तो अपघर्षक का प्रयोग जो हो जाएगा अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए की जाती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, बोरोन कार्बाइड हो जाएगा। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके द्वारा ऊबड़ खाबड़ सतह को बराबर या समतल करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील के सतह की गति क्या होती है? तो विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील के सतह जो होता है आपका 990 आरपीएम, 2090 आरपीएम, 1530 आरपीएम, 2100 आरपीएम। तो इसका आंसर जो होता है आपका 990 आरपीएम होता है। अगर बात करते हैं इसका कि विट्रीफाई का मतलब जो होता है कि ग्लास या ग्लास बॉन्ड होती है। यह जो होता है लाल भूरे रंग की विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो गर्म करने पर पिघल जाती है और मजबूत बॉन्ड बन जाती है। अब विट्रीफाई का मतलब जो होता है ग्लासी या ग्लास बॉन्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉफ्ट के घूर्णन के लिए गियरों का प्रयोग
क्यों किया जाता है? तो देखिए गियर का प्रयोग हम कब करते हैं? तो देखिए गियर का प्रयोग सॉफ्ट को घुमाने के लिए करते हैं, तो ये तो आपको ध्यान में आ गया। तो गियर का प्रयोग कब करते हैं? तो गति के बढ़ाने के लिए भी गियर का प्रयोग करते हैं। गियर को जब हम डिसएग्रीमेंट कर करके डिसअरेंजमेंट कर करके अगर हम बैक गियर पीछे गियर को कम करेंगे तो गति क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जो होगा आपका घूर्णन का दिशा भी परिवर्तन करने के लिए, जैसे कि हम फॉरवर्ड में घुमा रहे हैं तो फॉरवर्ड में घूमेगा, बैकवर्ड में घुमाना चाहते हैं तो बैकवर्ड में घूमेगा। तो सॉफ्टों के घूर्णन के लिए गियरों का प्रयोग जो होता है आपका उपयुक्त में से ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों को हटाया जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ट्रैवलिंग क्रेन के द्वारा ये नहीं हो जाएगा, जीव क्रेन के द्वारा भी नहीं हो जाएगा, तो ट्रैक माउंटिंग क्रेन के द्वारा जो होता है आपका आजकल सड़कों पर जो अवैध वाहन होता है उसको हटा करके साइड किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉर्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं, तो देखिए फॉर्क लिफ्ट का उपयोग कब करते हैं? तो फॉर्क लिफ्ट का उपयोग जो होता है लोड को उठाने तथा अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के लिए, मशीनों को धकेलने के लिए। तो फॉर्क लिफ्ट का उपयोग जो होता है लोड को उठाने तथा अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के लिए जो है हम फॉर्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं। यह एक 4 पहिया की गाड़ी होती है। इस गाड़ी में 2 लिफ्टिंग आर्म होती है जिसे फॉर्क कहते हैं। इसके बीच में गैप होता है और जो भार के संतुलन के लिए उठाया जाता है, इस प्रकार के पीछे हो सकता है, जैसे कि आप किरान देखे हैं ना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गियर का साइज जो होता है किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो गियर का साइज जो होता है आपका पिच सर्किल डायमीटर के द्वारा, दाब कोण के द्वारा, पिच व्यास के द्वारा, वृत्ताकार पिच के द्वारा। तो गियर का साइज जो होता है आपका पिच सर्किल डायमीटर के द्वारा जो होता है डिपेंड होती है। गियर के केंद्र से पिच सर्किल के डायमीटर के पिच सर्किल को व्यास कहते हैं। गियर का आकार जो होता है आमतौर पर पिच वृत्त के व्यास के द्वारा ही दर्शाया जाता है। इसे पिच व्यास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा को रोकने हेतु स्प्रिंग वाशर प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए नट की क्षति के लिए, बोल्ट की क्षति के लिए, देखिए को रोकने के लिए नट की क्षति के लिए यूज करते हैं, बोल्ट की क्षति के लिए भी यूज करते हैं, कांच की क्षति के लिए भी यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कंपन की वजह से नट ढीला ना हो जाए, इसके लिए जो होता है हमें यहाँ पे स्प्रिंग वाशर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगर बिल्कुल सही की बात करते हैं तो 100% एक्यूरेसी किसमें हो जाएगा कि कंपन की वजह से जो होता है नट ढीला हो जाती है। और नट ढीला हो जाएगा तो कार्य क्षति भी होगा ही वहाँ पे, बोल्ट भी अगर टूट सकता है, नट भी टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम कौन सा होता है? तो बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम जो होता है आपका चीज हेड बोल्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चीज बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम जो होता है आपका चीज हेड बोल्ट होता है। इस बोल्ट के हेड बेलनाकार होती है जिसे घूमने से बचने के लिए एक पिन हेड भी लगी होती है। इस बोल्ट का प्रयोग जो होता है ऐसे स्थानों पर कहा जाता है जहां स्नैपर का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, स्पैनर का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टूटे हुए स्टड को द्वारा समूच से हटाया जाता है। तो देखिए टूटे हुए स्टड को हम किसके द्वारा हटा सकते हैं? तो प्रिंक मंथ मेथड के द्वारा हटाएंगे, स्क्वायर टेपर पंच के द्वारा हटाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए इसको क्या बोला गया है कि एक टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए इसके दिए हुए सुराख में डाल करके उल्टी दिशा में घुमाते हैं, जिससे यह सुराख को अच्छी तरह से ग्रीस मिल जाता है और यह टूटी हुई स्टड को बाहर निकालता है। स्टड एक अस्थायी फास्टनर होता है। स्टड जो होता है आपका एक प्रकार के अस्थायी फास्टनर होता है। फास्टनर हम किसको बोलते हैं कि 2 वस्तुओं को ज्वाइंट करने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट करने वाले पदार्थ को फास्टनर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि की में स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है? तो की में अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड टेपर जो होता है आपका 1:100 के रेशियो में होता है। आगे देखते हैं कि एक उपकरण या उसके टुकड़े की परिशुद्धता को एक जाने पहचाने और प्रमाणित मानक की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक उपकरण या उसके टुकड़ों की परिशुद्धता को जाने पहचाने और प्रमाणित मानक की तुलना की
की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो आशांक बोलेंगे, निरीक्षण बोलेंगे, प्रलेखन बोलेंगे, अनुरक्षण बोलेंगे। तो कैलिब्रेशन जो होता है इसका आंसर हो जाता है। कैलिब्रेशन कहते हैं किस लिए हैं? तो देखिए किसी वस्तु मशीन का उपकरण जो होता है परिशुद्धता, अधिक जीवन काल तथा कार्य क्षमता के लिए बनाया जाता है, रखने मेंटेनेंस कहलाता है। आगे देखते हैं कि किसी उपकरण के टुकड़े को यथावर्थ को किसी जाने पहचाने या प्रमाणित मात्रा की तुलना करना या उपकरण का आशांकन करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीमा के ऊपर सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो बीमा के ऊपर के सीमा और निचली सीमा को हम क्या बोलेंगे? तो वैसे सीमा को सीमांतर बोला जाता है। तो सीमांतर इक्वल टू क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका टॉलरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 का डी हो गया। आगे देखते हैं कि एक शाफ्ट का जो होता है बीमा दिया गया है। इसका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका हम आंसर बता देते हैं कितना होगा। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि M10 इंटू 1.5 के लिए चूड़ी की गहराई कितनी होती है? तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? चूड़ी की गहराई D इक्वल टू होता है 0.61 इंटू पी होता है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 0.61 इंटू पी का मान कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 0.915 इसका आंसर हो जाएगा। 0.92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बट्रेस थ्रेड का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? तो बट्रेस थ्रेड का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल में, पावर प्रेस में, कार्पोरेटर वाइस में, रैचेट में। तो देखिए बट्रेस थ्रेड का उपयोग हम कहाँ पे नहीं करते हैं? तो बट्रेस थ्रेड का उपयोग जो होता है कारपेंटर वाइस या रैचेट स्पॉट में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो देखिए बट्रेस थ्रेड जो होता है पावर प्रेस, कारपेंटर वाइस या रैचेट स्पॉट में किया जाता है। पूछा क्या गया है कि कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल में नहीं किया जाता है, बट पावर प्रेस, कारपेंटर वाइस, रैचेट सभी में जो होता है आपका बट्रेस थ्रेड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कि चूड़ी लोटन का उपयोग करते समय M10 बाह्य चूड़ी का निर्माण करने के लिए ब्लॉक व्यास कितना होना चाहिए? तो ब्लॉक व्यास इसके लिए जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए? तो इसके लिए ब्लॉक व्यास जो होना चाहिए 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हैमर ड्राइव स्क्रू में डबल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। इसे ड्रिल होल में हैमर चोट लगा करके फिट किया जाता है। यह किस साइज में होती है? यह जो होता है आपका 00 से लेकर के 14 के साइज में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यह पंच जो होता है पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख करने के लिए किया जाता है। करने के लिए गैस्केट, सील या स्पेस इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम कैसे पिच का उपयोग करेंगे? तो हम वैसे पिच का उपयोग करते हैं जो यहाँ पे दिया गया है आपका होलो पंच का हम यूज करते हैं। तो 51 का हो जाएगा आपका होलो पंच का यूज करते हैं हम यहाँ पे पतली चादर में, चमड़े में, प्लास्टिक में, कॉर्क आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेन डाउन में पी की गणना करें। तो देखिए प्लेन डाउन में बोला गया है कि पी की गणना करने के लिए बोला गया है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2W प्लस 2T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रिविट के निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक रिविट को क्या निर्दिष्ट किया जाता है? तो पूंछ की लंबाई द्वारा, रिविट की कुल लंबाई द्वारा, जोड़ने वाले प्लेटों की मोटाई द्वारा, सैंक व्यास के द्वारा। तो जब रिविट का निर्देश करते हैं तो रिविट का प्रयोग जो होता है हम कहाँ करते हैं? तो रिविट का प्रयोग जो है दो प्लेटों के अर्ध अस्थायी के रूप में करते हैं। टेम्पोररी फास्टनर का हम यूज करते हैं यहाँ पे रिविट का। तो इसका आंसर जो हो जाए कि सैंक के व्यास द्वारा जो होता है हम रिविट को निर्देश करते हैं। आगे देखते हैं स्नैप हेड जो होता है रिविट की रिविटिंग में रिविट की लंबाई रखी जाती है। तो देखिए स्नैप हेड रिविट के रिविटिंग में रिविट की लंबाई कितनी रखी जाती है? तो रिविट की लंबाई जो होता है आपका L = T + 2D रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि SP 35 के अनुसार मकान के लिए अपेक्षित प्रति व्यक्ति जल कितना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि SP 35 के अनुसार मकान के लिए अपेक्षित प्रति व्यक्ति जल कितना होना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति जल पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति जल जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए? 135 लीटर पर डे होना चाहिए। 135 लीटर पर डे होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए जल की आवश्यकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि एस्बेस्ट सीमेंट पाइप का व्यास इसके बनाया जाता है। तो एस्बेस्ट सीमेंट पाइप जो होता है लगभग व्यास के बनाए जाते हैं। तो 25 से 60 mm, 50 से 1200 mm, 75 से 900 mm, 100 से 1000 mm। तो इसका अगर व्यास की पाइप बनाई जाती है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का, कि 50 से 1200 mm तक की बनाई जाती है। आगे देखते हैं कि वाटर टैप में वाशर का प्रयोग वाटर टाइप टैप के लिए किया जाता है। निम्न में से यह किस पदार्थ की नहीं होती है? तो देखिए वाटर टैप में वाशर का प्रयोग जो होता है वाटर टाइप टैप के लिए किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ को नहीं बनाई जाती है? तो रबर से, फाइबर से, चमड़ा से, लकड़ी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किससे नहीं बनाई जाती है? तो लकड़ी से नहीं बनाई जाती है। वाटर टैप में वाशर का उपयोग जो होता है वाटर टैप के लिए किया जाता है, जो रबर, फाइबर तथा चमड़ा के बनाए जाते हैं। लकड़ी के वाटर टैप में वाशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाशर का प्रयोग जो होता है नट, बोल्ट, स्टड तथा स्क्रू आदि में की जाती है। वाशर का उपयोग से नट और जोड़ने वाले पार्ट के बीच स्पर्श क्षेत्र बढ़ने में बढ़ाने के लिए की जाती है। तो इसका आंसर जो होता है वाटर जो होता है आपका वाशर जो होता है लकड़ी का नहीं बनाई जाती है। आगे देखते हैं कि एक स्टॉक की होनी, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक स्टॉक की होनी के बाद अनुमत टॉलरेंस के बीच परिवर्तित होता है। तो एक स्टॉक की होनी के बाद अनुमत टॉलरेंस जो होता है के बीच होता है तो 0.005 mm से 0.5 mm, और एक 1 mm से 3 mm तक के, 0.05 mm से 1 mm तक के, 0.001 mm से 0.001 mm तक के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 58 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि 0.005 mm से 0.5 mm तक का होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा पट सतह की चमकदार फिनिशिंग की जाती है? तो किस विधि द्वारा जो है पट सतह की चमकदार फिनिशिंग की जाती है? तो पट सतह की अगर बोला गया है चमकदार फिनिशिंग जो होता है किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है? तो लैपिंग के द्वारा किया जाता है। लैपिंग विधि द्वारा पट सतह की चमत्कार फिनिशिंग की जाती है। लैपिंग विधि का प्रयोग जो होता है पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, गेज ब्लॉक, वॉल्व सीट मशीन, औजारों के इंड वे स्लाइड आदि में की जाती है। होनिंग जो होता है होनिंग के द्वारा जो होता है सुराख, स्पाइनल, बाहरी सिलेंड्रिकल सतह, बेरिंग, बोर्ड इत्यादि सिलेंडर को जो होता है साइजों की शुद्धता व उच्च कोटि की फिनिशिंग की जाती है होनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम डाई का उपयोग करते हैं। बाहरी चूड़ी अगर हमको काटना होता है तो बाहरी चूड़ी के लिए हम डाई का उपयोग करते हैं, और अगर उसी प्रकार अगर बाहर चूड़ी का काटना होता है तो हम टैप का यूज करते हैं। बाहरी चूड़ी के लिए डाई का करेंगे, अंदरी के लिए टैप का यूज करते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मशीन टैप का प्रयोग नहीं है? तो मशीन टैप का प्रयोग नहीं है तो स्टे, बोल्ट टैप, मशीन स्क्रू टैप, टेपर टैप, मास्टर टैप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टेपर टैप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लाइंड हिल में टाइपिंग के लिए कौन सा टैप प्रयुक्त होता है? तो ब्लाइंड हिल में पूछा गया है कि टाइपिंग के लिए कौन सा टैप यूज किया जाता है? तो पुली टैप, टेपर टैप, प्लैग टैप, मशीन टैप। तो ब्लाइंड हिल के लिए जो हम किस प्रकार का टैप का यूज करते हैं? तो प्लग टैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेधन क्षमता है स्पिंडल की नोज से टेपर दंड टूल को निकालने के लिए प्रयुक्त बेडल जैसे टूल को क्या कहते हैं? तो बेडल जैसे टूल को हम बोलते हैं बेधन चक, बेधनी की, बेधन सॉकेट, बेधन अपवाह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बेधन अपवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी को पूरी लंबाई पर प्रदान किए गए ग्रूव्स को कहा जाता है। तो देखिए ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी पर पूरी लंबाई प्रदान करने के लिए ग्रूव्स को क्या कहा जाता है? तो फ्रूट्स बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है, वेब्स बोला जाता है, लिप्स बोला जाता है। तो इसका बात करते हैं तो आपका फ्रूट्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होता है तो मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में जो होता है 4 से 48 तक के हम इसमें स्पिंडल लगा सकते हैं। इस मशीन में एक ही मोटर के द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक स्पिंडलों के साथ चलाया जाता है। ऑपरेटर आवश्यकता अनुसार सभी स्पिंडलों को एक निश्चित दूरियां से सेट कर सकता है। इसका प्रयोग जो होता है मास प्रोडक्शन या अधिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं क्योंकि जिग को बचाया जा सकता है, टूल को गाइड करते समय वह तिरछा न हो जाए, चिप्स जो होता है आसानी से ना टूटे, टूल का सही गाइड करे हुए बुश लंबे समय तक चल सके। तो इसका आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि ड्रिल जिग बुश का प्रयोग जो हार्ड होता है क्योंकि कि टूल जो है सही से गाइड कर सके, वे बुश लंबे समय तक चल सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशाल स्तर के उत्पादन में औजार जो है निम्न द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो स्थानिक हो जाएगा, निर्देशिक छड़ हो जाएगा, जिग हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जिग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैंडर्ड सुराख को कौन से रीमर द्वारा फिनिशिंग करेंगे। तो स्टैंडर्ड सुराख में जो होता है कौन से रीमर के द्वारा फिनिशिंग करने के लिए बात बोला गया है। तो मशीन रीमर हो जाएगा, एक्सपेंशन रीमर हो जाएगा, टेपर रीमर हो जाएगा, सेल रीमर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड सुराख को हम किस रीमर द्वारा फिनिशिंग करेंगे? तो स्टैंडर्ड सुराख को जो है हम एक्सपेंशन रीमर के द्वारा फिनिशिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रीमर द्वारा फिनिशिंग करने के से सुराख का व्यास बढ़ जाता है। तो अगर बात करते हैं कि रीमर द्वारा हम किसी होल को, अगर मानते हैं कि ड्रिल से हम ड्रिल कर लिए और अब हम उसको जो है फिनिशिंग करना है, उसको जो होता है ड्रिल को जो होता है जो हम होल किए हैं उसको फिनिशिंग करना है। तो उसमें द्वारा क्या बोलता है कि अगर हम रीमर के द्वारा अगर सुराख का व्यास जो होता है थोड़ा सा जो होता है साधारण सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो होता है रीमिंग के द्वारा फिनिशिंग करने में कुछ मटेरियल वहाँ से रिड्यूस होता है। जब वहाँ से मटेरियल रिड्यूस होगा तो चारों पट्टी से जब मटेरियल रिड्यूस होगा तो थोड़ा सा तो व्यास बढ़ना ही बढ़ना है, तो साधारण सा व्यास जो होता है आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक मत्स्य पसल फाइल कहा जाता है। तो रिफलर फाइल, मिस साफ फाइल, टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो मत्स्य साफ फाइल जो होता है हम किसको बोलते हैं? तो क्रॉसिंग फाइल को बोलते हैं। इस फाइल में कोई भी समतल सतह नहीं होता है क्योंकि दोनों सतहें अलग अलग अर्धगोलाइया में होती है। इस रेती का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वक्र सतहों की फाइलिंग में की जाती है। तो इनमें जो मत्स्य पस फाइल जो है आपका रेती के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेती के जिस भाग में हैंडल फिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो रेती के जिस भाग में हम हैंडल फिट करते हैं उसको हम टैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पावर हैक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या होता है। तो देखिए दंत की संख्या प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई पे गलत हो जाएगा। दंत की संख्या जो होता है प्रति 5 मिलीमीटर की लंबाई पे ये भी नहीं होगा। दंत की संख्या प्रति 25 मीटर की लंबाई पे यही नहीं होगा। तो दंत की संख्या जो होता है प्रति 20 मिलीमीटर की लंबाई पे जो है पावर हैक्सा में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा कि दंत की संख्या जो होती है प्रति 25 मिलीमीटर की लंबाई पे यूज की जाती है। 25 मिलीमीटर की लंबाई पे यूज किया जाती है कि पावर हैक्सा ब्लेड हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है तथा हार्ड किए हुए होता है। हैक्सा ब्लेड के दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। हैक्सा फ्रेम का उपयोग विभिन्न वर्गों की धातुओं को काटने के लिए की जाती है। ब्लेड का चयन काटे जाने वाले सामग्री के आकार और कठोरता पर निर्भर करती है। कठोरता किसको कहते हैं कि जिस मटेरियल को कट कर रहे हैं तो खुरचने के लिए, काटने के लिए या खुरदेरने के लिए या घिसने के लिए उसका विरोध करता है तो उसको हम क्या करते हैं तो कठोरता बोलते हैं। चिमरपन किसको कहते हैं तो अगर मानते हैं कि हम उसको काट रहे हैं, किसी भी वस्तु किसी भी पदार्थ को हम काट रहे हैं या किसी वस्तु को हम काट रहे हैं और वो काटने का विरोध करता है तो उसको क्या बोलते हैं तो चिमरपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नट का उपयोग दस्ती वाइस हेतु की जाती है। तो देखिए दस्ती वाइस क्या बोला गया कि आपका दस्ती वाइस के लिए किया जाता है। तो अनुष्ठ पट, षष्टकोणीय पट, पंख पट, निरोध पट। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का जो हो जाएगा आपका पंख पट हो जाएगा। पंख पट होता क्या है तो पंख नट का उपयोग जो होता है हैंड वाइस में किया जाता है। पंख नट पर दबाव डालने के लिए इसमें 2 विंग बने होते हैं। पंख नट जो होता है पंख नट का प्रयोग लाइट ड्यूटी असेंबलीज में ऐसे जगहों पर करते हैं जहां नट को बार बार से खोलना या कसने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम पंख नट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो देखिए भी ब्लॉक जो होता है जोड़े में होते हैं उसको लिखने के लिए हम मैच्ड पेपर पेयर का यूज कर देंगे।
आगे देखते हैं किस वॉइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए लैग वॉइस में आप स्पिंडल का प्रयोग कर सकते हैं, बेंच वॉइस जो होता है उसमें भी हम स्पिंडल का प्रयोग करेंगे, और टिलिंग वॉइस में जो स्पिंडल का प्रयोग करते हैं। लेकिन पिन वॉइस में हम स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पिन वॉइस जो होता है बहुत छोटा होता है। इस वॉइस का इस्तेमाल जो होता है बहुत छोटे कार्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे कि पतली छड़, तार या छड़ियों के पुर्जे आदि पकड़ने के लिए की जाती है। इसके जॉ ड्रिल चक की तरह होता है। इसकी बॉडी पिन की तरह होता है, जिसे पकड़ बढ़ाने के लिए बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। इसकी पूरी लंबाई में छेद किए हुए होते हैं। इसकी पूरी लंबाई में जो होता है छेद किए होते हैं। पेन वॉइस में जो होता है आपका स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसी तरह से जो है आपका 25 क्वेश्चन सेट नंबर 3 जो होता है आज का समाप्त होता है। आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा, जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं ये वाले पोर्शन को ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये पोर्शन देख करके जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली है एग्जाम में 1 न 2 क्वेश्चन आप जो है अगर इसको देख करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप पास मार्क आउट तक आप बना करके आ सकते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देख रहे हैं। इसी तरह से जो है हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।